चाइना को सबक सिखाने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी सीधी तौर पर यह कहा जा चुका है कि वो अभी साउथ ईस्ट एशिया में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने वाले हैं। चाइनीज नेवी किस तरीके से इंडियन ओशन में आ सकती है और इंडियन नेवी किस तरीके से उनका मुकाबला कर सकता है। नेवी अभी इमरजेंसी में ही मारिस डिकॉय सिस्टम को इंडक्ट कर चुकी है और इंडियन एयरफोर्स के लिए MMR से टेंडर कितना मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत, चाइना और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। अगर आप मुझे या हमारी चैनल की आईडी को ट्विटर में फॉलो करते हैं तो आपको कल से बात पता लग चुका होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी एशिया में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की बात कर दी गई है। कल रात को एक खबर सामने आई थी जब यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो जी को एक सवाल किया गया कि यूरोप से अभी यूनाइटेड स्टेट अपनी ट्रूप्स को क्यों कम कर रहा है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट जहां पर भी अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करती है, इसको डिप्लॉय करने से पहले कुछ पैरामीटर है जिनको फॉलो किया जाता है। पहले यूरोप में यूनाइटेड स्टेट की ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का सबसे मेन उद्देश्य रशियन थ्रेट को काउंटर करना था, जबकि कल माइक पोम्पियो जी का कहना था कि अभी यूनाइटेड स्टेट को रशिया से वहां पर इतना खतरा नहीं है, बल्कि अभी पूरे दुनिया के लिए कोई और खतरा है जिसका नाम चाइना है और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अभी पूरे एशिया के लिए खतरा बन चुकी है और एशिया में अभी जितने भी छोटे बड़े देश है उन सभी के लिए चाइना खतरा बन चुका है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज का नाम लेते हुए कहा कि चाइना अभी भारत, फिलीपीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए काफी खतरा बन चुका है और लद्दाख में चाइना की तरफ से जो एग्रेशन दिखाया जा रहा है इसको यहाँ पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट अभी एशिया में अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की फैसला कर चुका है ताकि साउथ ईस्ट एशिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाए रखा जा सके। अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के कुछ एयरबेसेस में चाइनीज फाइटर्स को स्पॉट किया गया था, उसके तुरंत बाद ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और अभी सिर्फ इतना बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट जरूरत के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया में अपनी मरीन्स या फिर एयरफोर्स को डिप्लॉय करने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी मारिच एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को इंडक्ट कर दिया गया है। इस डिकॉय सिस्टम को हमारी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी और नेवल फिजिकल ओशिनोग्राफिक लैबोरेटरी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है और अच्छी बात यह कि इनकी प्रोडक्शन अभी जारी हो चुकी है और अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी एक प्रोटोटाइप को सबसे पहले हमारे नेवल वेसल में फिट करके टेस्ट किया जा रहा था और हमारी नेवी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी कि नेवल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को इस सफलता के साथ क्लियर कर चुका था। इनको इंडक्ट करने के लिए आज एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया गया है और ये पूरी तरीके से DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया और इसमें कोई भी इंपोर्टेड आइटम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी नेवल सरफेस वेसल के लिए कंप्लीट एंटी सबमरीन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर काम करती है और पूरी तरीके से वेसल को किसी भी तरह की सबमरीन के द्वारा फायर किए गए टॉर्पेडो अटैक से बचा सकता है। इस सिस्टम की खुद की सोनार भी है जो कि किसी भी इनकमिंग टॉर्पेडो को डिटेक्ट कर सकता है और उसके बाद काउंटर मेजर को लॉन्च कर सकता है या फिर उसको डाइवर्ट कर सकता है। इसकी इंडक्शन के बाद ये हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर को एक बहुत ही मेजर बूस्ट देने वाला है, साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी फुलफिल करता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी को लेके और सवाल ये कि अगर भारत और चाइना के बीच जंग होता है तो क्या भारत इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। और ये सवाल कई लोग पूछते हैं क्योंकि चाइना की जो नेवी है वो हमारे मुकाबले काफी बड़ी है, लेकिन हमारे नेवल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडियन नेवी का जितना भी स्ट्रेंथ है ये आराम से मलाका स्ट्रेट में जाके चाइनीज नेवी को वहां पे रोक सकती है, क्योंकि ये इलाका काफी संकरा इलाका है जहां पर चाइना की बहुत बड़ी नेवी कोई काम नहीं आने वाली है। और वैसे भी साउथ चाइना सी से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट करके रखा गया है उनको पार करके चाइना का कोई भी वेसल आके मलाका स्ट्रेट तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस वेसल के लिए लागू होता है क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर चुपके से कहीं भी जा सकते हैं। चाइना के पास अभी कई सारे न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है और ये जंग के दौरान स्ट्रेटेजिक बैलेंस को शिफ्ट करने वाले हथियार हैं। और अगर एक बार भी चाइना का कोई भी सबमरीन इंडियन ओशन में आ जाता है तो श्रीलंका, मालदीव, अफ्रीका या फिर पाकिस्तान में चाइना के बेस मौजूद हैं जहां पर इन सबमरीन को आराम से लॉजिस्टिक और अम्युनिशन सप्लाई किया जा सकता है और आराम से इंडियन ओशन में ऑपरेट कर सकते हैं। और खास करके इन सबमरीन को इंडियन ओशन में लाने के लिए चाइना को मलाका स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा और इंडियन नेवी हमेशा यही कहती है कि इसी रास्ते से ही चाइना को वो रोकने वाले हैं। लेकिन मलाका स्ट्रेट के अलावा वहां पर दो रास्ते और हैं जिनकी मदद से चाइना अपने सबमरीन को इंडियन ओशन में ला सकता है। एक सुंडा स्ट्रेट है और दूसरा लंबॉक स्ट्रेट है।
और ये दोनों मलाका स्ट्रेट के मुकाबले इंडियन ओशन में जाने के लिए चाइना को डिस्टेंस के मामले में कम भी पड़ने वाले हैं। लेकिन इन दोनों के साथ एक दिक्कत है, दरअसल यहाँ पर पानी इतना गहरा नहीं है और यहाँ पर अगर नीचे से कोई सबमरीन जाता है तो आसानी से दिखाई पड़ जाता है, जबकि मलाका स्ट्रेट इनके मुकाबले थोड़ा गहरा है और इसी वजह से चाइना के पास सिर्फ यही एक रास्ता है और अंडमान की वजह से वहाँ पर मलाका स्ट्रेट में चाइना को चोक करने के लिए हमारे पास काफी बेहतर पोजीशन है और यहाँ से हमको सपोर्ट भी मिलती रहेगी और अंडमान से ऑपरेट करने वाले हमारे P-8I एयरक्राफ्ट आसानी से मलाका स्ट्रेट से लेकर लंबॉक स्ट्रेट तक कवरेज रख पाएंगे। और अभी आई कुछ खबर के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत और कुछ एशियन कंट्रीज को 48 लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल भी मिलने वाली है, जिनको स्पेशली चाइना के खिलाफ नेवल ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद इनको P-8I एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से है। दोस्तों ये बात सच है कि चाइना अभी लद्दाख से पीछे हट रहा है, लेकिन अभी भी चाइना अपने इलाके में थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ट्रूप को जमा कर रहा है, यानी कि उनके इरादे यहाँ पर सही नहीं है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लद्दाख में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय करके रखा गया है। इसी पर बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के वेटरन एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक कुछ दिन पहले हवार्ड पेपर की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान के फाइटर जैसे कि Su-30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 ये पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की J-10, J-11 या फिर चाइनीज सुखोईज को आसानी से काउंटर कर सकते हैं और ये उनसे बेहतर है। इसी बात को लेकर सुब्रमण्यम जी का मानना है कि क्वालिटेटिवली तो सही है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना के पास हमारे मुकाबले ज्यादा फाइटर मौजूद है और अगर वो अपनी J-20 को यहाँ पर डिप्लॉय करता है तो यहाँ पर VVR फाइट चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अभी उनके पास 4th जनरेशन की फाइटर जो है वो लगभग 40 स्क्वाड्रन के आसपास की है और 2025 तक ये 50 स्क्वाड्रन तक हो जाएंगे, जबकि हमारे पास मुश्किल से 30 स्क्वाड्रन है। अभी रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर जो Su-30 या फिर MiG-29 खरीदा जा रहा है, ये वर्तमान की नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में हमें अगर चाइना के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा तो हमारे वर्तमान के फाइटर अकेले इसको होल्ड करके नहीं रख पाएंगे और हमारे तेजस और मीडियम वेट फाइटर सुखोई या फिर राफेल के साथ एक बेहतर कॉम्बिनेशन के तौर पर काम करने वाले हैं। लेकिन 2030 तक चाइना भी अपने स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा चुका होगा और 2030 तक उसके पास 50 से ज्यादा 4th जनरेशन की फाइटर स्क्वाड्रन और कम से कम 10 से ज्यादा J-20 स्क्वाड्रन मौजूद रहेंगे और बदले में हमारे पास मुश्किल से 30 से 34 स्क्वाड्रन ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम अभी जितनी मात्रा में तेजस को इंडक्ट करते जाएंगे ठीक उसी मात्रा में हमारे MiG-21 रिटायर होते जाएंगे। ऐसे में जल्दी से जल्दी अगर MMRC-2 को फाइनल नहीं किया जाता है तो 2030 तक हम चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यह कि चाइना से लगे हुए हमारी जो बॉर्डर लाइन है, हमारी एयरफोर्स की नेटवर्क काफी स्ट्रांग है और तिब्बत के ऊपर चाइना के मुकाबले हमारा पल्ला भारी पड़ने वाला है। हमारे पास उस रीजन में 10 से 12 एयरवेस है जो कि चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा है और चाइना के पास जो एयरवेसेस हैं उनके बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा है। लेकिन अगर अभी चाइना के पास J-20 का एक बहुत बड़ा फ्लीट होता है और S-400 या फिर HQ-9 की कवरेज के अंदर वो एयर पावर को अपने तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। J-20 की बात करें तो ये भले एक प्रॉपर 5th जनरेशन की फाइटर नहीं है, लेकिन इसका रडार क्रॉस सेक्शन एक नॉर्मल 4th जनरेशन फाइटर के मुकाबले काफी कम है और इसमें लगे हुए पावरफुल रडार और PL-15 मिसाइल की वजह से काफी दूरी से ही हमारे फ्रंट लाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को निशाना बना सकता है। ऐसा नहीं है कि सुखोई 30 इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन सुखोई से काफी पहले उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और PL-15 मिसाइल को फायर कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर राफेल के साथ J-20 का आमना सामना होता है तो राफेल का RCS भी काफी कम है और राफेल भी काफी दूरी से ही J-20 को डिटेक्ट कर सकता है और राफेल के सामने J-20 अपनी PL-15 मिसाइल को नहीं दिखा सकता है। एक और बात यह कि J-20 डॉग फाइट नहीं कर सकता है, ये काफी हेवी फाइटर है और ये सिर्फ अपनी लोअर RCS का फायदा उठाकर दूर से स्ट्राइक करके भागने के काम करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।